Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. Friends, today we are going to learn a short story Elephant written by Raymond Carver in 1988. He presented almost 7 characters in this short story. Narrator, he is the spokesman of the writer. Narrator's brother named Billy. He lived in California. He could not make the payment on his house. Mother of the narrator, she is very poor and greedy. Former wife of the narrator also is very interesting and silent character in this story. Daughter of the narrator with 2 kids and husband. Son of the narrator also playing a vital role. फ्रेंड्स, मजे की बात यह है स्टोरी में नरेटर के ब्रदर बिली के अलावा और किसी कैरेक्टर का नाम नहीं लिया गया. सो दिस स्टोरी डील्स विद ए फैमिली, ऐसी फैमिली जिसमें तमाम रिश्ते मौजूद हैं. नरेटर स्टार्टेड द स्टोरी. I knew it was a mistake to let my brother have the money. I didn't need anybody else owing me, but when he called and said he couldn't make the payment on his house, what could I do? नरेटर अपनी बहुत सी मजबूरियां परेशानियां गिनवाता है अपने भाई को, लेकिन बिली उसकी किसी बात को भी कबूल नहीं करता. वो कहता है कि तुम्हारी तमाम परेशानियां एक तरफ और मेरी ये परेशानी एक तरफ कि मेरा घर जो है वो सेल हो जाएगा और उसके पास कोई जॉब भी नहीं है. रोजगार ना होने की बिना पर मैं अपने भाई से पैसे तलब कर रहा हूँ जो कि उधार हैं और ये उधार पैसे मैं जल्द तुम्हें लौटा दूंगा. ये वो डायलॉग्स थे जिस पर नरेटर अपने भाई को पैसे उधार देने पर तैयार हो जाता है. मेरे पास उसे मनी देने के अलावा और कोई चॉइस नहीं. नरेटर अपने भाई बिली को इस शर्त पर पैसे देता है कि वो ये रकम अपनी मदर को वापस करेगा जो कि उसी एरिया में रहती थी कैलिफोर्निया में जहां पर बिली रह रहा था. मदर का रोल जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. मदर गरीब भी है, थोड़ी लालची भी है. यहाँ पर 2 कॉन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज हमें नजर आएंगी. एक वो जो मदर बताती है और एक वो जो उसका ब्रदर बिली बताता है, जिसमें बिली कहता है कि उसने अपनी मदर को पैसे लौटा दिए हैं, जबकि मदर कहती है कि नहीं, बिली ने मुझे $50 दिए हैं या $75 दिए हैं, इससे ज़्यादा वापस नहीं किए. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. फॉर्मर वाइफ नरेटर की साबका बीवी जो कि अदालत के ज़रिए उसे मनी लेती है, हर महीने पर उसे एक लगी बुझी पेमेंट मिल जाती है जिसके लिए उसे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ती. नरेटर बहुत अच्छी तरह से जानता है कि रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक अगर वो अपनी साबका बीवी को पैसे नहीं भिजवाएगा तो वो कुछ नहीं कहेगी, जो भी कहेगा उसका वकील कहेगा. अदालत के नोटिस से अवॉइड करने के लिए अपनी बीवी को रेगुलरली हर महीने टाइम पर बाकायदगी से पैसे भिजवाता है. डॉटर के 2 बच्चे हैं और उसका हस्बैंड कोई काम नहीं करता, जिसकी बिना पर नरेटर को अपनी बेटी को सपोर्ट करना होता है. बेटे की सोच जो है वो काफ़ी नवाबी किस्म की है. वो कहता है कि मैं एक वक्त पर 2 काम नहीं कर सकता, या तो मैं पढ़ाई करूँगा या फिर कोई काम करूँगा. पढ़ाई और काम ये दोनों चीज़ें मैं एक वक्त पर नहीं कर सकता. He didn't want to have to work a job and go to school at the same time. बेटा चूंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिमांडिंग है, इसलिए नरेटर को अपने बेटे को भी सपोर्ट करना है. तो इस कहानी में बेटा भी नरेटर की पे रोल पर गुजारा कर रहा है. नरेटर के मुताबिक ये 4 लोग जो हैं उसकी पे रोल पर बिल्कुल ठीक हैं. वो 4 लोग उसकी मदर, उसकी बेटी, उसकी साबका बीवी और बेटा है. बाकी अफराद उसकी काउंटिंग में नहीं आते, जिनमें उसका भाई बिली भी शामिल है जो कि रेगुलर तो नहीं लेकिन कभी कभार उससे पैसे उधार ले लेता है जो कि कभी भी उसे टाइमली वापस नहीं मिले. इसके अलावा वो सोचता है कि दामाद को भी अपना काम खुद करना चाहिए. दामाद को भी वो राइट पर्सन कंसीडर नहीं करता. फ्रेंड्स, अगर हम नरेटर की ज़ात की बात करें तो जो प्रॉब्लम्स नरेटर फेस कर रहा था उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम जो आता है वो है उसके रहने का. ही लिव्ड अलोन. सेकेंड, ईटिंग आउट बिकेम ए थिंग ऑफ पास्ट. नरेटर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बाहर जाकर खाना खा सके. सो बाहर जाकर खाना खाने की विश जो है ये एक माजी का हिस्सा बन चुकी है.
नो मूवीज, निरेटर मूवीज वगैरह भी इंजॉय नहीं कर सकता। He could not buy clothes or get his teeth fixed. He needed new shoes, but he forgot. His car was also falling apart. So these were the problems of the narrator. But he was avoiding himself. He was just caring for his family. Friends, अगर इस स्टोरी को हम अपनी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, समझें और इस पर गौर करें तो ये कहानी घर घर की कहानी है। आमतौर पर एक घर में 4 से 5 अफराद को एक ही पर्सन सपोर्ट कर रहा होता है और वो एक पर्सन अकेला काम कर रहा होता है, बाकी सारे पर्सन्स जो होते हैं वो उसकी पेरोल पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो वो जो कमाने वाला एक पर्सन होता है वो अपनी ज़ात की ज़रूरियात को ख़त्म करके उन लोगों की ज़रूरियात को पूरी करने की कोशिश करता है जो लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि कमाने वाला इंसान फेड अप हो जाता है, तो उस एक पर्सन की विश ये होती है कि हर इंसान अपना बोझ खुद उठाए। ज़ाहिर है इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं कि जो हर वक्त काम करते रहेंगे और बाकी लोग उसकी पेरोल पर इंजॉय करते रहेंगे। सो नरेटर भी साल साल अपनी फैमिली को सपोर्ट कर कर के थक चुका होता है। वो कहता है कि मैं इन सब के बारे में इतना ख्याल करता हूँ, इनको पैसे भिजवाता हूँ, इनको ख़त लिखता हूँ, कॉल्स वगैरह करता हूँ, लेकिन कभी भी इन्होंने मेरा हाल दरियाफ्त नहीं किया। नरेटर उनको लेटर्स लिखता है। Narrator wrote letters to his family, threatening to change his name and telling them he was going to quit his job. He was planning to move to Australia. नरेटर अपनी फैमिली को धमकी देता है। वो कहता है कि मैं अपना नाम बदल लूँगा, अपना शहर बदल लूँगा, यहाँ तक कि अपनी जॉब भी छोड़ दूँगा और मैं ऑस्ट्रेलिया में कहीं जाकर रहने लगूँगा जहाँ पर कि मैं अकेला ही अपनी ज़ात का बोझ उठाऊँगा, बाकी लोग मेरी पेरोल पर डिपेंड नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, कहते हैं कि एक्शन का ही रिएक्शन होता है। जब नरेटर ये एक्शन लेता है तो उसकी मदर उसे खत लिखती है। शी डिडंट वांट टू बी ए बर्डन एनी लॉन्गर। वो मजीद अपने बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहती। शी वॉज 75 years old. As soon as the swelling went down in her legs, she was going out to look for work. Maybe she could go back to waitressing. हमें एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सीन नज़र आएगा कि जिसमें नरेटर की मदर उसे कहती है कि मैं अब 75 साल की बूढ़ी औरत हूँ और मेरी टांगों पर स्वेलिंग भी है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बावजूद मैं घर से बाहर जाऊंगी, कोई जॉब ढूंढूंगी। अगर कोई जॉब ना मिली तो मैं दोबारा वेट्रेस का काम ही कर लूँगी। इस पर नरेटर इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है और बेटा होने की हैसियत से वो लिखता है, I said I was glad I could help her. I just needed to win the lottery. Daughter wrote a letter to narrator. She was young and strong. She could work the 12 to 14 hour a day shifts, 7 days a week, no problem. She just had to line up the right kind of babysitter. अब बेटी भी अपनी प्रॉब्लम बताती है। वो कहती है कि मैं यंग भी हूँ, स्ट्रॉन्ग मजबूत भी हूँ और मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं 12 से 14 घंटे एक दिन में शिफ्ट के मुताबिक काम कर सकूँ और 7 दिन एक हफ्ते में काम करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे एक अच्छी सी बेबी सिटर मिल जाए, सो दैट कि मैं अपने बच्चों को उसके हवाले करके तो अपने काम को फोकस्डली कर सकूं। Son wrote he was sorry for his part in thing he had discovered he was allergic to cocaine. It made his eyes stream and affected his breathing. This meant he couldn't test the drugs. His career as a drug dealer was over. एज रीडर मैंने सन का करेक्टर जब पढ़ा तो मुझे थोड़ी सी खुशी इसलिए भी हुई कि ये हमारी सोसाइटी के बेटों से बहुत मिलता जुलता करेक्टर था, जिसमें बेटा वालिद को कहता है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं भिजवाएंगे तो मैं ड्रग डीलर बन जाऊंगा।
ड्रग डीलर बन जाऊंगा तो फिर मेरे पास बहुत पैसा होगा और मैं अमीर हो जाऊंगा, फिर मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। वालिद की धमकी वाला ख़त उसको मिलता है तो वो कहता है कि मैंने डिस्कवर किया है कि मुझे कोकेन से एलर्जी है, जिसकी बिना पर मेरी आंखें पानी की एक नदी की तरह बहने लगती हैं और मेरी सांस को भी मुतासर करती है कोकेन, जिसकी वजह से मैं इसको टेस्ट नहीं कर सकूँगा। अगर मैं ड्रग्स को टेस्ट नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि ये करियर मेरे लिए बेहतरीन नहीं है। सो द करियर एज ए ड्रग डीलर वाज ओवर। ले जी, अब हम बात करेंगे फॉर्मर वाइफ की। फॉर्मर वाइफ डिडंट हैव एनीथिंग टू से ऑन द मैटर। फॉर्मर वाइफ को यानी साबका बीवी को इस मैटर पर कोई बात भी करने की ज़रूरत नहीं थी। इफ़ शी डिडंट गेट हर मनी, शी जस्ट हैड टू पिक अप द फोन एंड कॉल हर लॉयर। अगर उसकी साबका बीवी को पैसे नहीं मिलते तो उसने सिर्फ फ़ोन कॉल करनी थी और अपने लॉयर से बात करनी थी, जिस पर उसको एक अदद नोटिस रिसीव होना था अदालत की तरफ से और उसने ऑटोमेटिकली उसको पैसे भिजवा देने थे। तो इस बात को लेकर फॉर्मर वाइफ जो हैं वो परेशान नहीं होती। लेकिन फ्रेंड्स, ब्रदर जो कि बिली है, उसका जब फ़ोन आता है तो वो फिर से अपने भाई को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है, तो आप मेरे भाई हो इसलिए मैं आपसे ही मदद तलब करूँगा। सो बिली कॉल्ड, दिस टाइम इट वॉज 1,000। बिली बताता है कि बिल कलेक्टर्स उसके दरवाजे पर आकर दरवाजे को खटखटाते हैं तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। जब दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है तो उसे ये खदशा भी लाहक होता है कि जो घर उसने उधार उठाकर मेहनत करके इतनी चीज़ें बेचकर बनाया है, वो घर और उसके दरो दीवार इन बिल कलेक्टर्स की वजह से हिलने लगते हैं और टूट भी सकते हैं। यहाँ पर नरेटर उसे कहता है, बिली आई लव यू बट आई हैव गॉट ए लोड टू कैरी। यानी वो बिली को बताने की कोशिश करता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है बिली, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास और भी बर्डन है बाकी फैमिली मेंबर्स का, जिसे मैंने जारी रखना है। लेकिन बिली एक भरपूर अंदाज में रिक्वेस्ट करता हुआ हमें नजर आएगा। वो कहता है, आई वॉन्ट लेट यू डाउन ऑन दिस, यू हैव माई वर्ड ऑफ ऑनर, you can trust me. I promise you my check will be good in 2 months. You are my last hope. बिली ने बात ही सारी ख़त्म कर दी ये कहकर कि उसका भाई उसकी आखिरी उम्मीद है और वो अपने भाई के साथ वादा करता है कि वो 2 माह के अंदर अंदर उसका चेक क्लियर कर देगा और इस बार वो $5,000 की नहीं बल्कि $1,000 की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर नरेटर को उसे वो पैसे भिजवाने पड़ते हैं। Daughter telephoned to say that somebody had broken into her trailer. Every stick of furniture was gone when she came home from work after her first night. There wasn't even a chair left for her to sit down on. Her bed had been stolen too. They were going to have to sleep on the floor like gypsies. तो यहाँ पर कहानी एक नया मोड़ इख्तियार करती है, जहाँ पर बेटी की टेलीफोन कॉल पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसमें बेटी बताती है कि उसके घर पर चोरी हुई है। यहाँ तक कि वो जब काम से वापस आई तो उसके बैठने के लिए कोई चेयर भी नहीं थी और सोने के लिए बेड भी नहीं रहा। तो वो लोग अब जिप्सीज वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं, यानी फर्श पर सोती है पूरी फैमिली। नरेटर अपनी बेटी से डिस्कवर करता है, वो पूछता है, वेयर वॉज व्हाट्स हिज नेम व्हेन दिस हैपेंड। वो अपने दामाद के बारे में बात करता है। वो कहता है कि वो उसका नाम पता नहीं क्या था, वो कहाँ था उस वक्त जब ये सारा वाकया होता है। तो बेटी वन बाय वन फॉलोइंग रीजंस अपने फादर को बताती है। He'd been out looking for work. He was with his friends. She didn't know his whereabouts at the time of the crime. The kids had been with the sitter when it happened. She could borrow from me to buy some second-hand furniture. She'd pay me back when she got her first check. बेटी भी एक प्रॉमिस करती है वालिद से। वो कहती है कि मैं आपसे ये पैसे उधार ले रही हूँ
और मुझे जैसे ही चेक मिलेगा तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। थोड़े से पैसे भिजवा दीजिए ताकि मैं सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेज कर सकूं। बेटा लिखता है, It was essential to go back to Europe. His life hung in the balance. He was graduating at the end of summer session, but he couldn't stand to live in America. This was a materialist society. Just borrow me last time to buy a ticket to Germany. बेटा भी फादर को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि काइंडली आप मुझे लास्ट टाइम पैसे भिजवा दें ताकि मैं टिकट खरीद सकूँ जर्मनी वापस जाने के लिए, क्योंकि मैं अमेरिका में नहीं रह सकता। यहाँ पर लोग बहुत ही मटीरियलिस्टिक हैं, मतलब परस्त हैं। ये बड़ी ही एक मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है जहाँ पर मैं ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। नरेटर कहता है, माई मदर रोड दैट शी वॉज हैविंग टू डू विदाउट सपोर्ट हाउस एंड wasn't able to have her hair tinted. She thought this would be the year she could put some money back for the rainy days, but it wasn't working out that way. How are you? She wanted to know. How's everybody else? I hope you are okay. तो फ्रेंड्स, माँ तो माँ है, वो किसी भी सोसाइटी में हो, माँ अपने बेटे से मिलाकर पूछ ही लेती है कि तुम कैसे हो और बाकी फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं। कहता है, I put more checks in the mail. Then I held my breath and waited. तमाम लोगों को खतूत लिखता है और उन खतूत के साथ चेक्स भी रखता है। वो एक लंबा सा सांस लेकर इंतज़ार करता है। इस इंतज़ार के दौरान वो दो ख्वाब देखता है। एक ख्वाब जिसमें वो अपने फादर को देखता है और दूसरा वो ख्वाब जिसमें वो अपनी वाइफ को देखता है। So these dreams were very important in the life of narrator.